जय हिंद दोस्तों। मैं अभिनव राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक नंबर 8 में। ये एडिक्यूटी मॉक नंबर 8 है। एडिक्यूटी का नाम देना इतना अच्छा नहीं रहेगा इसके लिए बिकॉज कि ये एडिक्यूटी मॉक पे बिल्कुल बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये पीछे के जो पेपर्स हो रहे थे और जो एडिक्यूटी है वो दोनों को मिला करके बनाया गया है और पेपर का लेवल हमने कोशिश किया कि थोड़ा ऊपर रखें, थोड़ा अप रखें। तो आपने देखा होगा, जो भी देख रहा है छठा और सातवां मॉक वो हाई लेवल का था, आठवां मॉक भी वैसा ही है, नौवां और 10वां मॉक भी वैसा ही है। अगर एसएससी एग्जाम पोस्टपोन करती है, जो अब करेगी करेगी बिकॉज कि अब ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज हमारा डेट आई गेस 3 मार्च हो गया। हाँ, 3 मार्च है आज। ठीक है, आप भले ही किसी भी डेट को देख रहे होगे, मैं जब ये शूट कर रहा हूं तब तक डेट नहीं पता है। नहीं पता मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आज नोटिफिकेशन दे और बोले कि 10 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, अगर एसएससी ऐसा करती है तो एसएससी से वाहियात कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कि आप 6 दिन पहले नोटिफिकेशन डालोगे हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी बहुत वाहियात कमीशन हो गई है ये धीरे धीरे। पता नहीं कितनी प्यारी कमीशन हुआ करती थी यार, इतना बढ़िया एग्जाम टाइम भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बीच में पता नहीं किसकी नजर लग गई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और 8वां मॉक है। आई होप आपने पीछे के 7 मॉक्स देख रखे हैं। अगर ये मान लो एग्जाम पोस्टपोन होता तो हम फिर कुछ करेंगे, लेकिन फ्रॉम द डे 11 सितंबर से लेके 19-20 सितंबर तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, बिकॉज कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सर्जरी है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल वीडियोस ज्यादा आ रही है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि 4 घंटे की मैराथन आए, 1 घंटे की ये आए। मेरी 3-4 पेड क्लासेस भी होती है। उन सब के बावजूद मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं एक भी क्लास आप लोगों का ड्रॉप करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपकी पढ़ाई रहे। ठीक है, भले ही यहाँ पे थोड़ी पेंडेंसी हो जाए, आप बीच के दिनों में आप उसे कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सुपर पास लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप सुपर पास लाइव ज्वाइन करते हो ना तो आपको टेक्स्ट बुक पे और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जैसे मान लो 5 रुपए का ट्रायल पैक है 5 दिन का। अगर आपको 5 दिन तक लगता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है तो प्लीज ऑटो डेबिट कैंसिल कर लेना, नहीं तो पैसा कट जाएगा, फिर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, रीअकरिंग पेमेंट को दर्शाता है ये, यानी कि ये अपने आप कट जाएगा 329 रुपीज अगर आपने 5 दिन में कैंसिल नहीं किया तो। हाँ, मैं बोलूंगा 18 मंथ्स का ले लो। 18 मंथ्स तक ना आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, या बैंकिंग हो, या रेलवे हो। इन सब की तैयारी आप केवल 1399 में पे कर लोगे 18 मंथ्स तक। ठीक है, बाकी अगर 3 मंथ्स का चाहिए तो 3 मंथ्स का ले लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी 007 कोड जरूर लगा देना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो 3 रनर है ए बी सी, तीनों एक रेस दौड़ते हैं। वेयर रनर ए फिनिशेस 12 मीटर अहेड ऑफ बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ सी, while runner B finishes 8 मीटर ahead of C. Each runner travel the entire distance at a constant speed. आपसे पूछा रेस का वो बताओ कितने मीटर का रेस हो सकता है। ठीक है, कितने मीटर का ये रेस रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो। मैं थोड़ा सा ना एसी चला लेता हूं यार। क्या होता है ना, जो आजकल मौसम ठंडा रहता है, ठीक है, तो एसी की नीड पड़ती नहीं है। मैं रूम में आता हूं, लेकिन यहाँ ना लाइट्स इतनी जलती है, पैनल अलग हीट जनरेट कर रहा होता है, तो यहाँ आने के बाद ना 5 मिनट में गर्मी लगने लग जाती है। ओके, देखो हो क्या रहा है, समझो। कितने मीटर का रेस है, मान के चलते हैं, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा, मान के चलते हैं कि पी मीटर का रेस है। ए जितनी देर में पी मीटर जा रहा है ना, बी P-12 और सी P-18, ऐसा ही है ना। ए 12 मीटर आगे फिनिश करता है और सी से 18 मीटर आगे। देखो वही बी और सी की बात करें ना, तो जितनी देर में पी मीटर ट्रेवल करता है ना, सी उतनी देर में 8 मीटर अहेड रहता है, यानी पी से 8 मीटर पीछे रहता है। देखो ये है एबीसी के स्पीड का रेशियो, ये है बी और सी का रेशियो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी का रेशियो या तो आप P-12 P-18 कर दो, या P अपॉन में P-8 कर दो। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर प्लस 96 माइनस 20p इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 18p। देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, ये 20p उधर जाएगा, 2p इज इक्वल टू 96, p की वैल्यू 48। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
एक आदमी है वो एक टीवी को ना 16 2/3% प्रॉफिट पर बेचता है. इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन हिज गेन वुड बी इक्वल टू 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 115. मोर एक्चुअली मोर है यहां पे, इसके बाद कॉमा लगना चाहिए. देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी विल बी हाउ मच. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना. देखो एक आदमी है वो टीवी को ना 16 2/3% प्रॉफिट पर बेच देता है. तो 16 2/3 का मतलब 1/6 होता है. यानी कि अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 6 का कोई भी मल्टीपल मान लो 600, तो सेलिंग प्राइस कितना है 700. ये सिंपल कह रहा है इस वाले केस में ये कितना गेन कर रहा है 100 रुपए. अगर ये कह रहा है कि अगर ये 20% ऑफ सेलिंग प्राइस कमाए ना, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना होता है 140. यानी अगर ये 140 रुपए कमाता तो ये जो 140 होता है ना, ये पहले जितना गेन हो रहा था ना, देन हिज गेन वुड बी इक्वल टू दिस मोर. यानी इतना ज्यादा होता. किससे? पहले से. तो पहले कितना कमा रहा था ये 100 रुपए. 100 रुपए से कितना ज्यादा होता? 100 रुपए से कितना ज्यादा? 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस 30 प्लस 115 रुपीज. इसको ऐड मत कर देना, क्योंकि देखो ये जो हमने 140 100 और 30 माना है ना, ये हमने माना है 115 लेकिन एग्जैक्ट है. अब देखो इसको सॉल्व करो. 140 100 130 130 इसको इधर ले आओ. 10 की वैल्यू आ गई 115 रुपए. तो 600 की वैल्यू कितनी होगी? 60 से मल्टीप्लाई कर दो. 60 इंटू में 115 60 900 रुपीज. 106 के 600 15 के 90. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन. अच्छे अच्छे बच्चों की ना हवा निकल जाएगी इस क्वेश्चन को करने में. ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये. 1/3 1/4 1/5 1/7 आर 4 टर्म्स. ये 4 टर्म्स है. What replacement should we make for the first and the last term so that the terms are in proportion? आपसे पूछा है आखिरी और एंड में क्या चेंज करूं ताकि ये प्रोपोर्शनेट हो जाए. ताकि ये what replacement should we make for the first and last term? यानी देखो ये सिंपल सी बात है, पहले वाले में मैं ऐसा क्या डालूं और इसमें ऐसा क्या डालूं P और Q के बदले कि ये प्रोपोर्शनेट हो जाए. ठीक है, तो देखो कैसे. सिंपल, ये 4 ऊपर चले जाएगा. 4p इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 की q. तो 20p स्क्वायर शुड इक्वल टू 1. ये तो फिर ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना pq. PQ की वैल्यू आनी चाहिए 1/20. ये तो किससे भी किसी से भी आ सकता है. ठीक है, देखो PQ की वैल्यू 1/20 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके. तो मुझे लग रहा है एक यही ऑप्शन है जो जिसको मल्टीप्लाई करके ना 1/20 आ रहा है. ठीक है, बाकी देखो अगर मैंने पहले पे 1 लगा दिया तो देखो 1:1/4 और 1/5 रेशियो 1/20. तो आप देखोगे आ गया ना प्रोपोर्शनेट में. तो मेनली हम ये देख सकते हैं कि PQ का मल्टीपल कितना है. ठीक है, ये Q था, तो मल्टीपल जो है ना PQ का ये 1/20 आ रहा है. ओके, सिंपल. प्रोपोर्शनेट की कहानी यही है. देखो अगर किसी बच्चे को फिर से मतलब डाउट आ रहा है अभी भी कैसे आया है, देखो हमें ना पहले और लास्ट को चेंज करना है. तो 1/3 1/7 को तो भूल जाओ. मान लेते हैं पहले पे मैंने P लगा दिया. P अपॉन में 1/4 ऊपर चले जाएगा. Q अपॉन में 1/5 अपॉन में Q. तो अब देखोगे ये 5Q मल्टीप्लाई होकर इधर चले जाएगा. तो 20PQ शुड बी इक्वल टू 1. अब देखो PQ इस तरीके से लाओ, कोई भी वैल्यू रखो PQ की, बट मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 1/20. तो एक ही ऑप्शन है. अच्छा क्वेश्चन था ये भी. 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ये तो बेसिकली क्या है, मतलब सिंप्लीफिकेशन है. ठीक है, 16 2/3 ऑफ 16 2/3% ऑफ 9.09% ऑफ 14.28. इग्नोर मारना है इसको. ये जो रिकरिंग डिजिट दे रखा है ना, देखो ये कह रहा है 21 का 14.28%. 14.28 1/7 होता है का 9 1/09 1/11 होता है का 16 2/3 2/3 होता है और 16 2/3 1/6 होता है. यही सॉल्व करना है हमें. ठीक है, तो अब देखो पहले तो 7 और 3 कट जाएगा. 2 से कट जाएगा ये 3. 1 अपॉन में 33 आ रहा है. 14
अच्छा 14 2/7, वन बाई सेवन, 16 2/3। अब देखो 1/33 लिख लो या 2/66 लिख लो, बात तो वही है ना। ये बेवकूफ मल्टीपल डिवाइड नहीं करते लोग। बताओ, इतना मेहनत करने के बाद आप आंसर लाते हो और इस तरीके से दे देता है। ठीक है, चलो अगला देखो। थ्री सम्स, एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ना, मैं डायरेक्ट आपके पास ही आके करवाता हूं, ऐसा नहीं है कि ये पहले मैंने सॉल्व कर रखा है। तो इससे ना आपको थोड़े ओरिजिनलिटी का भी पता रहेगा कि जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपको क्या अप्रोच लगाना है। ठीक है, पहले करके आता तो मुझे पता चल जाता कि 2/66 है, लेकिन हमने देखा ही नहीं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप सोचो ये जो टेस्ट बना रहा है जो लड़का है वो खुद एसएससी क्वालिफाइड है। ठीक है, ये मैं नहीं बना रहा हूं, जिससे मैं बनवा रहा हूं एसएससी क्वालिफाइड है, ये हमने पहले ही बनाया हुआ था। जो आपने स्टार्टिंग में 32 मार्क देखे थे ना समापन 2.0 में। ठीक है, लेकिन बाद में ना हमें इसको चेंज करना पड़ा था। क्यों चेंज करना पड़ा था? क्योंकि बच्चों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। बट क्या है ना कि अभी बहुत दिन हुए नहीं है, तो अब आदत डाल देनी चाहिए नेगेटिव कमेंट्स के बारे में के लिए ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो टांग अड़ाते हैं, वो उन्हीं में से है। उनमें कमेंट आता था कि सर ये इररिलेवेंट है, बेकार पेपर बना रहे हो, इतना टफ तो आता भी नहीं है। आ गया ना सिलेक्शन फेज में। तो अब आगे से जो भी मॉक्स बनेंगे मैं अच्छे लेवल का ही बनाऊंगा ये, क्योंकि रद्दी पद्दी तो तुम कहीं से भी कर लोगे। थ्री सम्स एक्स वाई जेड, और ये जो चैनल है ना बेसिकली मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, इसको मैं प्योरली मॉक के लिए बना दूंगा। जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे हम टेक्स्ट बुक चैनल पे, और इस पे हम सिर्फ और सिर्फ मॉक सॉल्यूशन करेंगे। भविष्य में भी मेरा टारगेट होगा कि हर साल कम से कम मैं 150 मॉक करवा दूं आपको। मतलब ऑल्टरनेट डेज भी किया तो 150 मॉक। इसके बाद मैथ्स में कुछ बाहर थोड़ी ना आता है। Three sums x, y, z are in such a manner that y is SI of x and z is SI of y. If time and annual rate are same in both conditions, then what is the relation between x, y, z? देखो क्या है, तीन टर्म है x, y, z। इस तरीके से है कि y जो है ना वो x का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी x का R% है, मान लो एक साल के लिए, और z जो है ना वो y का R% है। ठीक है, तो y के बदले क्या लिख सकते हो, या एक काम करते हैं ना, इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप डिवाइड करोगे देखो ये और ये कट जाएगा। नाउ y अपॉन में z इज इक्वल टू x अपॉन में y। अब आप देखोगे y स्क्वायर जो है ना वो xz आ गया। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना हमें इस क्वेश्चन में, सिंपल। अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ को डिक्रीज कर दूं 6 सेंटीमीटर, then we get a square and area of the square formed is 252 centimeter less than the area of the square formed when the breadth of the original rectangle is increased by 6 centimeter. Find the perimeter of the rectangle। देखो ये क्या कह रहा है, अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ को 6 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं 6 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दूं तो एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, लेंथ कितनी है, जितनी भी हो, अगर मैं L में से 6 घटा दूं ना तो ये ब्रेथ के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। तभी तो स्क्वायर बनेगा ना, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अब जो एरिया आएगा ना वो या तो आप L-6 का स्क्वायर लिख सकते हो, या आप ब्रेथ का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को 6 डिक्रीज कर दूं तो जो एरिया आता है ना वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन है एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड व्हेन द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 6। अगर मैं ब्रेथ को 6 बढ़ा दूं तो ये लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो भी स्क्वायर बनेगा, तो भी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बराबर आ गया तो स्क्वायर हो गया। एक चीज देखो, पहले का एरिया होता b+6 का होल स्क्वायर, मानते हो? जब मैंने ब्रेथ को 6 बढ़ाया और जब मैंने लेंथ को 6 घटा दिया ना तो तब एरिया ये बना, और इसका डिफरेंस दे रखा है 252। अब इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 252। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 12b इज इक्वल टू 216। b की वैल्यू आ जाएगी 12 कम 12, 12 × 96। ब्रेथ आ गया 18। देखो ब्रेथ अगर 18 है ना तो लेंथ 24 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करो 42 और डबल कर दो, 2 ×
लेंथ प्लस ब्रेथ। मजेदार क्वेश्चन है। 6 के 6 क्वेश्चन बढ़िया है। अभी तक आप देखोगे कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है लुल्लू पंजू जैसा। 6 के 6 क्वेश्चन अभी तक अच्छे हैं। एक पेपर में अगर 6 क्वेश्चन अच्छे बन गए ना तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता मॉक का। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होने चाहिए। आगे देखो, इन अ कंटेनर रेशियो ऑफ टू लिक्विड A and B is 3:4. If 17.5 liter from this container is taken out and same amount of liquid B is added to the container, making the ratio of A and B is 3:5. Find the initial quantity of B in the mixture. देखो हो क्या रहा है, एक कंटेनर था 3:4 रेशियो में लिक्विड था A और B। हमने 17.5 लीटर निकाला, ठीक है, 17.5 लीटर निकाला और उतना ही लिक्विड B डाल दिया और न्यू रेशियो हो गया 3:5। आपसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी कितना होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये सोचने वाली बात है। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है तो आपको इतना पता होगा कि अगर आप मिक्सचर निकालते हो और दूसरी क्वांटिटी डाल देते हो तो कम जो होता है ना वो पहली क्वांटिटी कम होता है, यानी लिक्विड ए ही कम होगा। कितना कम होगा भैया? जब आप 17.5 निकाले थे तो इसका 3/7, क्योंकि 3:4 रेशियो था ना, तो कुल मिला के आप बोलोगे 7.5 लीटर कम होगा। कितना? 7.5 लीटर कम होगा। क्या होगा? लिक्विड ए। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ लिक्विड ए कम होता है, लिक्विड बी कम नहीं होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। आप बोलोगे सर क्वेश्चन अगर अब शुरू हो रहा है तो अभी तक क्या कर रहे थे? अब देखो, पहले रेशियो था ए और बी का 3:4 और अब है 3:5। इसमें ना एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? ये 7 आ रहा है, ये 8 आ रहा है सम। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हैंडराइटिंग अच्छी बनाऊं लेकिन बन नहीं पाती है यार। 3:4 3:5। तो पहला काम होता है कि रेशियो को, मतलब क्वांटिटी को बराबर करो। क्यों बराबर करो भाई? अरे एक बात बताओ, 17.5 लीटर ए निकाला और 17.5 लीटर बी निकाला, बाहर से तो कंटेनर वैसा ही दिखेगा ना, कंटेनर का वेट थोड़ी ना कम होगा। तो पहले बराबर करो। तो 7 और 8 का एलसीएम 56 होता है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये हो जाएगा 24 और ये 32, और जब आप इसको 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 35। मतलब ये हुआ, इनिशियली अगर ए 24 लीटर था ना तो अब 21 लीटर बचा। इनिशियली अगर ए 32 लीटर था ना तो अब 35 लीटर बचा। तो ए कितना लीटर कम हुआ है? 3 लीटर। कितना कम हुआ ए? 3 लीटर। जबकि मैंने बताया ना ए कितना कम होना चाहिए था? 7.5 लीटर कम होना चाहिए था। तो 7.5 किसकी वैल्यू है? 3 की। चाहिए किसकी? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी। आपसे पूछा बी की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 32। 3 से कट करोगे 2.5, 80 लीटर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, और हम प्यार से कर लेंगे, डरना नहीं है, ठीक है, हम हैं। 8वां देखो, a माइनस बी प्लस सी दे रखा है, a की क्यूब प्लस 3abc दे रखा है। आपसे पूछा a इंटू ए माइनस बी, b इंटू बी माइनस सी कितना होगा? ठीक है, ये दे रखा है। तो एक काम करते हैं, पहले ना किसी एक को 0 बनाते हैं। तो b को 0 बनाते हैं। जैसे b को मैंने 0 बनाया ना, ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस c इंटू में c माइनस ए, ये फाइंड करना है हमें। अब देखो, जैसे ही आपने b 0 बनाया ना तो यू विल फाइंड कि a प्लस सी √6 है और a की क्यूब माइनस सी की क्यूब के बराबर है, यानी a एक्चुअली में माइनस सी के बराबर है। अगर a माइनस सी के बराबर है, हाँ, तो c माइनस ए के बराबर है, फिर तो यहां पुट भी नहीं कर सकते। ओहो, ये भी प्रॉब्लम है। a अगर आप माइनस सी रख दोगे ना यहां पे तो फिर तो ये 0 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो फिर तो आप यही कर सकते हो कि देखो, जैसे अगर a माइनस बी प्लस सी है, समझना, और दे क्या रखा है? a की क्यूब, या आप इसको ऐसे देख सकते हो, b की क्यूब माइनस सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस 3abc 0 है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? आपने फॉर्मूला तो कर रखा है ना ये। इसका फॉर्मूला होगा
बी माइनस सी माइनस ए, या उल्टा भी कर सकते हो, मतलब साइन चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ए और सी, जैसे यहां माइनस बी, तो साइन आप चेंज भी कर सकते हो। तो साइन अगर चेंज कर दिया मैंने से, ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर, या फिर सीधा लिख सकते हो ए माइनस बी, बी बी माइनस सी प्लस में सी सी माइनस ए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी ए, तो वही तो बन गया ना कुल मिला के। तो कुल मिला के दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये कितना, यही तो निकालना है हमें। तो अगर ये पूरा 0 के इक्वल ही है, तो ये √6 है, तो √6 कर भी दोगे तो क्या ही आएगा, आंसर तो 0 ही आएगा ना, आंसर थोड़ी ना चेंज होने वाला है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद आंसर 0 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 37.5% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज बाय 44 4/9, तो प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स। पूछा इनिशियल मार्क प्राइस, और इनिशियल मार्क प्राइस दे रखा है, आपसे पूछा इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो 3850 था, तो 3850 से तो कम ही होगा मार्क प्राइस। ठीक है, मतलब इनिशियल मार्क प्राइस अगर 3850 है, तो सेलिंग प्राइस तो इससे कम ही होगा। तो 2 ही ऑप्शन बचा आपके पास। ठीक है, पहले हम ऑप्शन के साथ जाएंगे, फिर मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो अगर मार्क प्राइस 3850 है, देखो मार्क प्राइस 37.5% यानी 3/8 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 8 माना ना, तो मार्क प्राइस 11 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में वैल्यू है 11 की, तो बताओ 8 की कितनी होगी, 2800। अब आप देखोगे इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है 2800, और इनिशियल मार्क प्राइस कितना था 3850। हालांकि मुझे नहीं लग रहा अब इसका कोई काम है, इनिशियल मार्क प्राइस का शायद कोई काम नहीं है, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दोनों बढ़ाया, लेकिन हमें प्रॉफिट से काम है, तो मार्क प्राइस से तो कोई काम है नहीं। अब देखो इसके बाद क्या किया इन्होंने, समझो, इसकी अब कोई नीड नहीं है। इन्होंने किया क्या, अगर चलो ऑप्शन से बताता हूं पहले मैं। मान के चलो पहले का सेलिंग प्राइस इतना था, कितना 350, 3150। अब अगर मैं 44 4/9 बढ़ा दूंगा, यानी कितना बढ़ा रहा हूं मैं 4/9, तो एक तो ये 9 के टेबल में आना चाहिए, आ रहा है, वैसे दोनों ही आ रहा है। तो 9 या 27, 350 इंटू में 4, 700, 1400 बढ़ा दिया मैंने, इसका 1400 बढ़ा दिया। तो देखो पहले का प्रॉफिट कितना था 350, अगर 1450 बढ़ा दिया, ये तो 5 गुना बढ़ गया ना, तो ये नहीं हो सकता आंसर। अब आ जाते हैं दूसरे पे। देखो पहले था 2800, अगर मैं 3600 में बेचता था तो मैं 800 कमाता था। अभी समझना, अगर मैं 3600 का 4/9 बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा, 9 से घटोगे 4, 1600 ना। अब प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 1600, हो गया ना डबल। अब बोलो सर वहां 3 गुना है, अरे गधे पहले 800 रुपए कमा रहा था, अब 2400 कमाएगा। इसका आंसर 3600 है। अगर बाय ऑप्शन जाओगे तो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, लेकिन हमें बाय ऑप्शन नहीं जाना है। मान लो कि ऑप्शन क्लोज है, फिर क्या करोगे, आना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो लेट कर लो सेलिंग प्राइस कितना था, लेट कर लो सेलिंग प्राइस कितना 9p, अब कितना हो जाएगा 13p। अब बोलोगे सर ये 9p क्यों माना आपने, अरे भाई हमें ना 44 4/9 बढ़ाना है, हमें कितना बढ़ाना है 4/9 बढ़ाना है ना, तो 9 लेट करो। अब देखो पहले का प्रॉफिट था 9p माइनस 2800, इसका अगर मैं 3 गुना कर दूं ना, तो कितना आएगा 13p माइनस 2800। सॉल्व करो, 27 14p 54 5600, p की वैल्यू आ जाएगी 400, पुट कर दो 3600 आ गया। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रखते हो ना अपने आप को, तो भरोसा रखो आपको कोई नहीं हिला सकता। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, x और y कंप्लीट द वर्क इन 40% लेसर टाइम देन z, while y and z can complete the same work 60% lesser time than x। यहां से आप इन दो स्टेटमेंट से ना आप सबका एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, बाद में देखेंगे आगे क्वेश्चन।
पहले यहां से ना हम सबका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एक्स और वाई ना एज कंपेयर टू जेड कितना कम समय ले रहा है, 40% कम टाइम ले रहा है जेड से। अगर ये 10 ले रहा है तो ये 6 लेगा, ठीक है। ये दिन का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। जितना टाइम जो लेगा उसका अगर आप उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। अगर मान लो मैं आपसे दुगना समय ले रहा हूं, दैट मींस कि आपकी एफिशिएंसी मुझसे 2 गुना ज्यादा है। सेम देखो, y एंड z कैन कंप्लीट अ वर्क 60% लेसर टाइम देन x। अगर ये 10 दिन ले रहा है तो ये 4 दिन में कर रहा है, यानी आप देखोगे दिन का रेशियो 2:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2। अब अगला काम क्या है, देखो अगला काम है एफिशिएंसी को बराबर करो। जैसे यहां देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड 8 आ रहा है, जबकि यहां पे 7 आ रहा है। ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ये बराबर 8 और 7 को बराबर करोगे 56, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x प्लस वाई का रेशियो 35 है, z का 21 है। इसको 8 से करोगे तो ये 40 है और ये 16 है। अब देखो मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में 56 काम कर रहे हैं, x 16 काम कर रहा है, z 21 काम कर रहा है, और y कितना काम करेगा, देखो अगर 19 पुट कर दोगे तो, सॉरी 19, या 1 बाय 1 हमने सबकी एफिशिएंसी निकाल दी। ओके, अच्छी बात यह है कि सारे ऑप्शंस अलग अलग है। देखो, टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। मिलकर काम करेंगे ना तो इनकी एफिशिएंसी 56 की होगी, और 20 दिन लगाते हैं ये लोग काम करने में, तो टोटल काम इतना हो गया। अब पहले x का ही निकाल देते, तो x तो 16 कर रहा है ना, 16 यानी 4 × 5 4, 4 से कट किया 14, यानी x लेगा 70 दिन। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन, हल्के में मत लेना। अभी तक जो आपने 10 क्वेश्चन किए ना, 10 के 10 मक्खन वाले, मक्खन तो नहीं बोलूंगा, मक्खन लगाने के बाद क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रिवर यमुना फ्लोज इन द डायरेक्शन फ्रॉम पानीपत टू मेरठ। गौरव wishes to go from Panipat to Meerut in a boat. He rows his boat at a speed of 1/3 of the speed of water. देखो समझो, एक रिवर है जो बेसिकली पानीपत से मेरठ की तरफ जा रही है, ठीक है। ये पानीपत से, ये मान लो पानीपत है और ये मेरठ है, पानीपत से मेरठ की तरफ जा रही है। ध्यान रखना इसका जो फ्लो है वो पानीपत से मेरठ की तरफ है। आगे देखो, गौरव एक लड़का है जो ये पानीपत से मेरठ जाना चाहता है एक बोट में। उसकी बोट की जो स्पीड है ना वो 1/3 है वाटर की स्पीड से, यानी कि अगर मैंने स्ट्रीम की स्पीड 3p ले लिया तो गौरव के बोट की स्पीड जो है ना वो p होगी। 1/3 मतलब 3p और p। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो पानीपत से मेरठ तो जा सकता है, लेकिन मेरठ से पानीपत वो कभी आ ही नहीं सकता इस स्पीड से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका अपस्ट्रीम की स्पीड है ना वो नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, इस बंदे ने किया क्या, गौरव ने, इफ ही जस्ट सेट्स इन द बोट rowing for 3/5 of the distance and rows the boat for the rest 2/5 of the distance, he will reach Meerut in T minute। देखो ये क्या कह रहा है, अगर वो सिर्फ, ये रेस्ट है एक्चुअली में, अगर वो बोट में सिर्फ बैठा रहे और 3/5 ऑफ द डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, सिर्फ बैठ के, यानी बोट नहीं चालू कर रहा है, और रोज द बोट फॉर द रेस्ट 2/5 ऑफ द डिस्टेंस, और रो करे सिर्फ 2/5 ऑफ द डिस्टेंस के लिए, तो इन्हें T मिनट लगेगा। मान लो जैसे कि मैंने ना इस पूरे जो लेंथ है ना इसको मैंने 5a मान लिया, पानीपत से मेरठ कितना है 5a डिस्टेंस है, तो इसका जो 3a डिस्टेंस है ना वो सिर्फ रेस्ट कर रहा है, यानी 3p की स्पीड से जा रहा है, और बचा हुआ जो 2a डिस्टेंस है ना ये चलाकर जा रहा है, यानी 3p + p 4p की स्पीड से, तो इसे T मिनट लगता है, तो इसे T मिनट लगता है। ये पहला इक्वेशन। दूसरा देखो, ऑन द अदर हैंड इफ ही जस्ट सिट इन हिज बोट विदाउट रोइंग फॉर 2/5 ऑफ द डिस्टेंस, यानी अगर ये केवल 2a अपॉन में 3p, यानी इस पे ये चला नहीं रहा है, और बचे हुए में अगर ये चलाने पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4p,
तो इसे कितना टाइम लगता है? t-5 मिनट। ओके, तो बताओ t की वैल्यू कितनी है, मिनट्स में बताना है इसमें से। ओके, देखो कैसे सॉल्व करोगे। दो इक्वेशन आ गया ना, अगर आप गौर से देखोगे तो दो इक्वेशन आया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, p तो है ही, 3 से 3 कटा, 2 से कटा ये 2, तो यहां देखोगे आपका एलसीएम आ जाएगा 2p नीचे का, ठीक है, 2a प्लस में a ऊपर आ जाएगा 3a, तो 3a अपॉन में 2p जो है ना ये t के इक्वल है। ओके, और अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां तो कुछ कट नहीं रहा, 3 और 4 का एलसीएम 12p। ओके, और अब देखो 4 से करोगे 8a 9a, ये 17a आ जाएगा, इज इक्वल टू t-5। अगर ये इक्वेशन बनाना आप सीख गए तो आप देखो बहुत आसान है। ठीक है, ये किया मैंने 4 2 8 3 3 9 ऐड करके। अब अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो पता है क्या आएगा? t अपॉन में t-5 एक साइड आएगा, दूसरे साइड आप देखोगे a और p कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3/2, और यहां बचेगा 17/12। ठीक है, अब देखो 2 से कटा ये 6, 18/17, यानी t अपॉन में t-5 जो है ना वो 18/17 है। सॉल्व करो, 18t माइनस 9t इज इक्वल टू 17t। अब आप खुद देखोगे t की वैल्यू 90 आ गई, यानी t की वैल्यू कितनी है? 90। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके चारों ऑप्शंस गलत है। ओके, सॉल्व नहीं करना है, आप देख रहे हो ये बनाने में, और लगेगा कि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली बता रहा हूं 30-40 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। यहां मैं ना समझाने में आपको टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो तो, बाकी 3 और 4 का एलसीएम लेने में तो नहीं लगना चाहिए टाइम। 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो एवरेज है ना एबीसी का वो 8 कम है डी से, और एबीसी डी का एवरेज 42 है। ठीक है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज है ना चारों का 42 है, तो सम कितना हो जाएगा? 42 इंटू 4 168। ओके, और क्या कह रहा है? एबीसी का जो एवरेज है, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, वो d से 8 कम है। सो a प्लस बी प्लस सी को क्या बोल सकते हो आप? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3d माइनस 24। यहां से आप देखोगे 4d इज इक्वल टू 192, d की वैल्यू आ जाएगी 4 चौके 16, 4 8 32, 48। ये d की वैल्यू आई है, बट आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है 3d माइनस 2 और d प्लस 5 का एवरेज कितना होगा। देखो 48 3 144 माइनस 2 यानी 142 प्लस में d प्लस 5 53 का एवरेज क्या आएगा? देख लो 195 अपॉन में 2 97.5 एवरेज आएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है ये। अगला देखो, एक लार्ज सॉलिड क्यूब है आपके पास, आपने इसको मेल्ट करके ना n छोटे छोटे सॉलिड स्फेयर्स बनाए, और सबका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और n+2 छोटे छोटे क्यूबॉइड्स बनाए। ठीक है, तीनों का डायमेंशन कितना था? ईच ऑफ डायमेंशन दिस। अगर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द लार्ज क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, देखो हमारे पास ना एक बड़ा सा क्यूब है, उसको हमने मेल्ट किया है, और n छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं। ठीक है, और क्यूब का जो लेंथ था ना वो 12 है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो 12 सेंटीमीटर वाले को पिघलाओगे ना, तो उसका वॉल्यूम आएगा 12 का क्यूब। इसको पिघला करके ना आपने क्या किया, n छोटे छोटे स्फेयर बनाए, स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r की क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27। और क्या बनाया इसके अलावा? n+2 क्यूबॉइड्स बनाए, n+2 स्मॉल क्यूबॉइड्स बनाए, और डायमेंशन इतना है, तो वॉल्यूम कितना होगा? 4 चौके 16, 16 इंटू में 6 6.2 104 आ जाएगा, 16 96 और 8 104। हाँ 104। ठीक है, नाउ अब आप देखोगे गौर से 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 इज इक्वल टू
3 से कटा ये 9, 9 4 जा 36 n, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में 104n प्लस 208। अभी ठीक है, मैंने 104n को अंदर लेके चले गया, अब इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 1520। ओके, नाउ इसको सॉल्व करो। 36 6 60 360 720 और 72 432 n अपॉन में 7 प्लस में 104n, अगर एलसीएम ले लूंगा मैं 728n लिख सकता हूं अपॉन में 7। ओके, अब ऐड करो 7 4 1100 1160 n इज इक्वल टू 1520 इंटू 7, ये 7 इधर चले जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो। 4 से कट किया, 4 दिया 12, 4 8 32, 4 से 29, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। 1520, ठीक है। सॉलिड स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब, ये भी ठीक है। 27 कट किया 9 36, 360 400 720, ओहो हो यहाँ गलती कर दिया ना, 720 प्लस 72 36 360 360 720 और 72 792 था यार। 1400 1520, देखो यहां के बाद 1520 n इज इक्वल टू 1520 इंटू 7। ठीक है, यहां गलती कर दी थी हमने, बहुत माइनर सा, इनकी वैल्यू 7 आ जाएगा, आसान था। 14 देखो x प्लस 1 अपॉन में x 4 है, x के क्यूब भी दे रखा है, आपसे पूछा a b कितना होगा, तो पहले ना आपको x की क्यूब निकालना पड़ेगा। अब देखो x की क्यूब कब निकाल पाओगे आप, देखो सिंपल सी बात है, जब आपको x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब पता हो, x की क्यूब माइनस 1 अपॉन में x की क्यूब पता हो, इनको ऐड कर दोगे ना तो 2x की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में अगर x स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी होगी तो आप ऐसे ही निकालोगे। तो सबसे पहले तो देखो x प्लस 1 अपॉन में x दे रखा है, तो इसकी मदद से मैंने x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब निकाल दी। 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52, ये पहली चीज मैंने निकाल दी ये। ओके, अब ये निकालने के लिए ना वी नीड x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x जो होगा ना वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 रूट 12, कितना आ जाएगा रूट 12 यानी 2√3। अब आप खुद देखोगे x की क्यूब माइनस 1 अपॉन में x की क्यूब जो है ना वो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24√3 प्लस में 30√3। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा ना तो आप देखोगे 2x की क्यूब इज इक्वल टू आया है 52 प्लस में 30√3, 2 डिवाइड कर दो तो ये देखो ये है x की वैल्यू 26 प्लस 15√3, और ये किसके इक्वल दे रखा है a प्लस में b√3, तो a की वैल्यू आ गई 26, b की वैल्यू आ गई 15। आपसे पूछा a b यानी मल्टीप्लाई तो करना है, 390 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है जो आप बहुत कम देखते हो। ठीक है, ये प्री है, एक बार देख लो इसे, मेंस में ऐसे क्वेश्चन की बौछार कर देंगे आप लोगों के लिए। बौछार मतलब बौछार, कम से कम ऐसे मैं 30 मॉक तो करवाऊंगा आपको, 30 मॉक। ठीक है, मेंस में, और उसी के साथ साथ देखना प्री के भी मॉक चलाएंगे हम हर टाइप के बच्चों को। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹12 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹80। देखो ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज 12 and simple interest for first year is 80. Find the compound interest for third year if the rate of interest for 3 year is in the ratio 2:3:4. ओहो हो, तीनों साल का रेशियो अलग अलग है। देखो पहला साल का रेशियो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है ना वो ₹12 है, तथा पहले साल का साधारण ब्याज 80 है। एक बात बताओ,
पहले साल सिंपल इंटरेस्ट है 80, ये तो 2 की वैल्यू है ना। नेक्स्ट ईयर 3 है अगर इंटरेस्ट रेट तो 120 होगा, और अगर 4 है तो 2 3 4 था ना, तो 160 होना चाहिए। ये सिंपल इंटरेस्ट का चार्ट बनाया है मैंने, 2 3 4 बोला है ना तब। अब समझो 12 रुपए इंटरेस्ट है यहां पे। डिफरेंस अगर बोला है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ₹12, तो यही होगा। ठीक है, आपसे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो देखो 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो यही वाला अमाउंट होता है। अगर आपको केक मेथड आता है, तो ये मैं पूरा केक मेथड से करवा रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था केक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लर्न इट विदाउट बीइंग फेल्ड। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, आना चाहिए मतलब आना चाहिए। ओके, नाउ ये 12 आ गया यहां पे। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, 12 क्या है, 80 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12 80 का कितना परसेंट है, आप देखोगे 12 80 का कितना परसेंट है, 5 4, यानी एक्चुअली में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है ना वो 15 है। पहले साल के लिए 30 है, सॉरी इसका 15%, यानी 3 की वैल्यू 15% है, तो पहले साल 10% है, फिर 15 है, और फिर 20% है। अब आप चाहो तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो, 80 अगर 10% है तो प्रिंसिपल आ गया 800, छोड़ दो अब सब कुछ, प्रिंसिपल तक निकाल दिया आपने। अब देखो मेनली यहां जो अमाउंट आता है ना वो इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो 200 का 20% 40, और 12 का 20% 2.4, तो ये आप देखोगे 202.4, ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चैनल है, टफ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना, जबरदस्ती का मैं कैलकुलेशन लंबा दे दूं फिर बोल दूं बढ़िया क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ना ना, देखो इसे। ठीक है, बहुत सारी किताबों को छान करके ये क्वेश्चन निकाला गया, ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है, मेरी टीम ने बनाया, उन्होंने ढूंढा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर, पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले इसको सॉल्व करो। 1 को उधर चले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आप देखोगे साइन स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 3 है। ठीक है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कैसे आया है, अरे कॉसेक स्क्वायर को इधर लाओगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, 1 उधर गया तो 3। क्लियर, अब देखो निकालना गया है, ऊपर है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 6, और नीचे है x प्लस 1 अपॉन में x। देखो x प्लस 1 अपॉन में x की पावर 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 का क्यूब करके 3 टाइम्स घटाना पड़ेगा, यानी 27 माइनस 3 3 जा 9, और x प्लस 1 अपॉन में x के लिए आपको 2 घटा करके, सॉरी 2 ऐड करके रूट निकालना पड़ेगा 5। नहीं 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 नहीं, 2 घटा करके रूट निकालना है क्या, शिट, अब समझ रहे हो, ये भी भूल जाते हैं हम लोग कई बार। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये देख लो ना, यहां से ऐसे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, तो x प्लस 1 अपॉन में x तो √5 आ रहा है, यानी 18/√5। नन में तो डाउट है मुझे, एसएससी एक्चुअली नन क्वेश्चन ऑप्शन ना देती नहीं है। 27, वैसे अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 3 है, ठीक है, नहीं वो x प्लस अगर 18 ना नहीं आएगा यार इसके अकॉर्डिंग, आई डोंट थिंक मैंने कोई गलती की है इसमें। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2, तो 5 आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x √5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार देख लेना, अगर आपको कुछ और गलती लगे तो मुझे कमेंट बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा या ठीक करवा दूंगा। हो सकता है कई बार ना क्वेश्चन करवाते करवाते हम ब्लैंक हो जाते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB 15 है, BC 20 है, AC 25 है। देखो ABC, AC
25 है, BC 20 है और AB 15 है. BP is perpendicular to AC. BP परपेंडिकुलर खींच दिया AC पे, ठीक है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB? देखो PAB ये है एरिया और PCB ये एरिया है. देखो सिंपल मैं आपको बताता हूं एरिया का रेशियो निकालने का ना आसान तरीका. इसके हाइपोटेनस के आगे 15 है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं 3, इसके आगे 20 है यानी 4 और इसके आगे 25 है यानी 5. ठीक है. अब देखो 3 का स्क्वायर, इसका एरिया 9, इसका 16 और इसका 25. ठीक है. सिंपल मैंने हाइपोटेनस के सामने देखा कि जो लाइन है ना 15, 20 और 25 था. सिंपलेस्ट फॉर्म 3, 4, 5 और सिमिलर प्रूव करोगे. अगर आपको ये नहीं पता कि ये किया क्या है, सिमिलैरिटीज कैसे लगाया है, तो फिर आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो बड़े वाले का एरिया 25 है, ठीक है, यानी कि 15 गुना 20, 15 300. बड़े वाले का एरिया देखोगे 150 आ जाएगा, 150. 150 किसकी वैल्यू है? 25 की. बट हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है यानी 7 की वैल्यू पूछा है. आप ऐसे टिक करोगे इस क्वेश्चन में. दिखने में ही टफ होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यूनिक तरीके से आप इसका आंसर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा. चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए. 93, 93, 93, 93 कहां तक है? 30 बार है, 1 से लेके 30 तक है. तो 30 इंटू 93 तो हो ही जाएगा. इंटू में 1 + 2 + 3 कहां तक? 30 तक, अपॉन में 31. ऐसा ही है ना. देखो 270, 2790, 2790 प्लस में, यहां बीच में प्लस आ जाता है जब आप इसको ऐड करते हो ना, तो इसको अलग कर दिया करो. 90 + 30/31. अब देखो 30 तक है. n टर्म का फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन में 2. 31 पहले से था तो 15 और ऐड कर दो. 2805 है क्या? दिखने में टफ लगते हैं, ये होते नहीं है. यहां देखो, इफ द 9 डिजिट 5p this n6 is divisible by 72, what is the value of 2p1 where n is the second largest of all the possible values of n? ठीक है, आपसे 2p1 का वैल्यू पूछा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p1? अच्छा 2p-1 है एक्चुअली में, हिंदी में ठीक है ये. देखो सबसे पहले अगर ये 72 के टेबल में आता है ना, तो 8n6 8 के टेबल में आना चाहिए. ये 8 के टेबल में आना चाहिए. ठीक है, तो पहला तो ऑलरेडी आ रहा है. अब देखो यहां क्या लिख सकता हूं? 0 नहीं लिख सकता, 1 लिख सकता हूं. 1 के बाद मैं क्या लिख पाऊंगा? 5 फिर 9. n की 3 वैल्यू पॉसिबल है, बट पूछा n इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. 3 वैल्यू पॉसिबल था, हमें सेकेंड लार्जेस्ट लेना है, यानी n की वैल्यू आ रही है 5. कितनी आ रही है n की वैल्यू? 5. n इज इक्वल टू क्या आ गया? 5. n इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. ठीक है, n 5 आ चुका है. अब हमें क्या करना है? p की वैल्यू फाइंड करनी है. क्योंकि ये 72 के टेबल में आ रहा है ना, तो 9 के टेबल में भी आएगा. तो सम क्या आ रहा है? देखो 5 4 9 2 11 9 20 7 27 8 35 6 41. 41 प्लस p प्लस n. n की वैल्यू 5 है यानी 46 प्लस p. p की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 8. ये p की वैल्यू आ गई है. 46 + 8 54 होता है, वो 9 के टेबल में आता है. अब अगर मैंने 8 रख दिया ना यहां पे, तो अब देखो 2p-1 यानी 16 - 1. बहुत प्यार से आप आंसर ले पाओगे. क्वेश्चन इजी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा. बीच में देखो, अ स्क्वायर ऑफ साइड p is taken, a rectangular is cut from this square such that, देखो एक स्क्वायर लेते हैं पहले तो. चलो एक स्क्वायर ले लिया हमने. A square of side p is taken, a rectangular is cut. देखो इसका जो साइड है ना वो p है, इसमें से ना एक रेक्टेंगुलर कट किया गया है
सच दैट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो, अब एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, बना देते हैं, कहीं पे भी हो सकता है वैसे। ये क्या कह रहा है, देखो, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। जैसे P है ना, तो एक साइड हो जाएगा P/2 रेक्टेंगल का, ठीक है। अब जो अनदर साइड है ना रेक्टेंगल का, वो 1/3 है पहले साइड ऑफ द रेक्टेंगल का। जो हमने फर्स्ट साइड लिया था ना, उसका 1/3, यानी P/2 का 1/3, P/6। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द स्क्वायर दैट रिमेन्ड आफ्टर द रेक्टेंगल इज कट आउट। इस रेक्टेंगल को निकालने के बाद कितना एरिया बचेगा। देखो सिंपल सी बात है, पहले साइड था P, एरिया था P²। इसमें से एक रेक्टेंगल निकाला गया जिसका लेंथ है P/2 और ब्रेथ है P/6, यानी एरिया है P²/12। तो जब आप P² में से P²/12 घटा दोगे ना, तो क्या आएगा, 11P²/12, विच इज इक्वल टू दिस। इजी था। क्वेश्चन नंबर 21, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में tan² प्लस cot² थीटा -1 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 49 प्लस 10 की पावर 55 प्लस 10 की पावर 18 की। ये क्वेश्चन शायद गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद गलत है, तो आप इसको हटा दो, क्योंकि इसके ना दो आंसर्स पॉसिबल थे, ठीक है। जैसे कैसे, देखो, जैसे 10 प्लस कॉट है तो ये तो पूरा ही 0 मान लो, तो 10 की वैल्यू ना माइनस कॉट के बराबर आ जाएगा। आप इसको देखो, 10 की वैल्यू माइनस कॉट है, या यूं कह लो x इज इक्वल टू -1 में x है, तो x² जो है ना वो -1 के बराबर है, यानी 10² जो है ना वो -1 के बराबर है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बच जाएगा आपका 10, ये भी 10, और ये देखो 10² -1 है तो 1, ठीक है। अब देखो ये क्या था, 10 की पावर 18, 10 की पावर 18, अगर मैंने x² -1 ले लिया तो नहीं, ये -1 बचेगा, क्या बचेगा, नहीं आ जाएगा आंसर। देखो 10 की पावर 49 को एक काम करते हैं, tan थीटा लिखते हैं, और 10 की पावर 45 को cot थीटा लिखते हैं। आप बोलोगे सर ये आपने कैसे कर दिया, अरे भाई इसको मैं ऐसे लिखता हूं ना, 10 की पावर 56/10, ठीक है। 10 की पावर 56 -1 की पावर 28, 1/10, 1/10 किसके बराबर होता है, cot के बराबर है, या इसको 1/10 ही रहने दो। और यहां देखोगे 10 की पावर 18 -1 की पावर 9, -1 ही रहेगा। अब देखो 10 प्लस 1/10 किसके इक्वल था, 1 के इक्वल है, तो 1 में से 1 0 आ गया। इसका आंसर वैसे 0 है। एक और आंसर भी पॉसिबल है अगर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, अगर मैं इसको लेके करूं तो 10² प्लस cot² को भी तो 1 ले सकते हैं ना, बट इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, आंसर 0 लिख देते हैं इसका। एक 7 डिजिट नंबर है, ये 147 से डिविजिबल है। अगर मैं डिजिट ऑफ द नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं डिसेंडिंग ऑर्डर में और सब्सट्रैक्ट कर दूं 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 17, 3 टाइम्स ऑफ 17 कितना होता है, 51, और उसमें 4 ज्यादा, यानी 55 अगर मैं उसमें से घटा दूं, ठीक है। देखो 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 17, यानी 17 या 51, 51 में से 51 प्लस 4 55 घटा दूं फ्रॉम द न्यू नंबर विच इज फॉर्म, देन द रिजल्ट पूछा है किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले लिखूं मैं 8, फिर लिखूं 2 बार 7, ठीक है, फिर लिखूं 5, फिर लिखूं 2, फिर लिखूं 1, फिर लिखूं 0, 3 3 6 7 डिजिट ही नंबर है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 8772510। अब देखो जब मैं इसमें से 55 घटा दूंगा ना, तो ये चेंज होके यहां पे ना 165 आ जाएगा, 155 आ जाएगा। और देखो 155 ना किसी से हो या ना हो, 5 के टेबल में तो आता ही है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 के टेबल में आएगा, बाकी का मैं क्यों चेक करूं, ये आंसर सही है। 23rd देखो, सॉल्यूशन P जो है ना उसमें 3 लिक्विड है A B C, किस रेशियो में, 2:3:5 में। एक और सॉल्यूशन है Q जिसमें ABC का रेशियो क्या है, 5:3:2। सॉल्यूशन P एंड Q आर मिक्स्ड इन रेशियो 7:3।
to obtain a solution R. Now 50% of solution replaced with another solution having A and B in the ratio 7:3. The resulting solution is Z. आपसे पूछा है B का Z में कितना सॉल्यूशन होगा। अब बोलोगे क्या है सर ये? क्वेश्चन आसान है, टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया है, क्वेश्चन में दम नहीं है। देखो एक सॉल्यूशन P था, रेशियो क्या था ABC का 2 3 5, सम आ रहा है 10। एक सॉल्यूशन था Q, इसमें ABC कितना था 5 3 और 2। अगेन आप देखोगे है तो ये 10 ही ना, यानी बराबर ही है। अब देखो P की 7 क्वांटिटी निकाल उठाओगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पचा 35। ठीक है, Q की 3 क्वांटिटी उठाओगे यानी 15 9 6। तो ये रेशियो क्या आ रहा है 29 30 41। अब देखो नाउ 50% ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद अनदर सॉल्यूशन हैविंग A and B in the ratio 7:3। अभी देखो ये जो है ना टोटल जो होगा ये देखना, आप ऐड करोगे ना तो 100 लीटर आएगा। कितना 100 आएगा, क्योंकि मैंने 7 और 3 उठाया, ऐड करके देखोगे तो 100 आएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको 200 बना देते हैं, 50% करोगे तो पॉइंट आ जाएगा, कर लेते हैं। अब देखो हुआ क्या कि इसके 50% में अगर मैंने इसका 50 कर दिया ना तो रेशियो आ जाएगा, देखो 14.5 15 और 20.5। अब इसके 50% में ना हमने 50 लीटर और मिलाया है। ठीक है, दूसरा एक तीसरा सॉल्यूशन जिसमें रेशियो A और B का 7:3 है। 7:3 को जब 50 में डिवाइड करोगे ना तो 35 और 15 आएगा। अब देखोगे आप तो इसमें जो टोटल B है ना वो 30 है और टोटल क्वांटिटी कितना है 100 है, तो B का रेशियो 30% है। खेल सकते हो तुम क्वेश्चन के साथ, जितना आपको टाइम लगाना लगा सकते हो, लेकिन फास्टेस्ट वे ये है और बहुत ही प्रैक्टिकल वे है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं, कोई फालतू का वो नहीं। आंसर लाओ आराम से, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, बस आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज 40 37 एंड 46 एंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 5 4 7। जो कॉस्ट प्राइस है ना फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल का वो सेम है और जो थर्ड आर्टिकल का प्राइस है ना वो 480 है। आपसे पूछा है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द 3 आइटम बताओ क्या है। देखो यहां पे ना रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है, ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो नहीं है। अगर प्रॉफिट का रेशियो होता ना तो हम सिंपल 5x 4x 7x ले लेते या 5y 4y 7y ले लेते, लेकिन देखो प्रॉफिट परसेंटेज है ये, यानी कि 5 4 7 भी हो सकता है, ये 10 28 और सॉरी 10 8 और 14 हो सकता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे रेशियो सेम हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो इसमें अब दिक्कत कहां आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस 480 दे रखा है, तो ये अगर आप एज्यूम करोगे ना तो वैल्यू कितना भी ज्यादा जा सकता है, कितना भी कम आ सकता है। सॉल्व करने के लिए जाओगे बहुत लेंदी बढ़ेगा। देखो बहुत लेंदी ऐसे बढ़ेगा, मान लेते हैं 547 को 547% ही, तो एक्चुअली में ये जो 46 है ना ये 107% की वैल्यू है, तो बताओ 100 की कितनी होगी। यहां से ना आप इसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो। दूसरे वाले का निकल जाएगा कि 37 104 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, या 40 105 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी। ये कंबाइंड रेशियो आ जाएगा तीनों का और सम, क्योंकि आपसे टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है ये। अब आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करेंगे, तो अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो कॉस्ट प्राइस 480 दे रखा है ना ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है इस वाले आइटम की, ये वैल्यू है 46 अपॉन में 107 इंटू 100 की। तो बताओ इस कंबाइंड ऐड करके जो आएगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको लग रहा है प्रैक्टिकली एग्जाम में छोड़ने मतलब करने वाला क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में छोड़ा जाता है। एक बात बता रहा हूं, बहुत बच्चे कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट को ना 5y 4y और 7y ले लेते हैं। अरे भाई प्रॉफिट बराबर कैसे ले सकते हो, परसेंटेज में ले सकते हो 5x 4x और 7x, प्रॉफिट को मत ले लेना, प्रॉफिट परसेंटेज, और वो भी तरीका बहुत लेंदी है। तो दिस इज समथिंग ना जो एग्जाम में आपको छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क है। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लेट अस नो कि ये वाला जो आपका
पूरा मॉक था, ये कैसा लगा आपको? ओके, इफ यू रियली वांट मोर लाइक दिस मॉक, वी विल प्रोवाइड इट फॉर यू। ओके, दिस इज इट फ्रॉम दिस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ाई करते रहना, अंट संट खाना छोड़ दो, एग्जाम आ चुका है नजदीक। ओके, एग्जाम आ गया है, 12 तारीख से एग्जाम है। आधा पार्ट मैंने जब शूट किया था तब मुझे एग्जाम डेट का नहीं पता था, लेकिन बचे हुए आधे का बाद आ चुका है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।